Hello viewers, this is Ashlekha Gupta, special educator from my channel Evening Remedial. So today I am going to explain a very famous poem Leisure written by a great poet W.H. Davis. So I am going to give the explanation of each stanza along with word meanings and literary devices used in this poem. So first of all let me explain you the title of this poem, that is leisure. What do you mean by leisure? So children, आपको पता लेजर का मतलब मालूम होगा आप लोगों को. लेजर मतलब जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है आफ्टर कंप्लीटिंग और योर इम्पोर्टेंट वर्क. जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं अपने इंटरेस्ट के वर्क करने के लिए, दैट इज कॉल्ड लेजर. लेजर मीन्स एक्स्ट्रा टाइम विच वी हैव गॉट for our own interest, that is called leisure. So let's start with the poem. Stanza 1. This is stanza 1. Students, you can note that I have written difficult words in yellow color and their meanings in red color. So let me first start with the stanza. Reading of the stanza. What is this life full of care? We have no time to stand and stare, no time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep and cows. So what is this life full of care? Here care means worries. हमारी जो life है वो हमेशा worries से भरी रहती है. हम हमेशा किसी ना किसी चीज पर वरी करते रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं और इसीलिए हम एवरी टाइम वी आर बिजी विद आर वरीज. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. हमारे पास बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता कि हम कहीं पर भी रुक कर स्टेयर करें. स्टेयर हियर मीन्स एडमायर. हम किसी भी चीज को, किसी भी ब्यूटी को जो हमारे आसपास होती है, हम उसको एडमायर करने के लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता. हम कभी भी खड़े होके किसी चीज को ध्यान से नहीं देखते हैं और एवरी टाइम वी आर बिजी इन आर वरीज. नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉज. हमारे पास जब भी हम कहीं से जा रहे होते हैं और बहुत बिजी अपने शेड्यूल में बिजी कहीं से निकल रहे होते हैं, और इवन हम किसी ट्री के नीचे से भी अगर हम निकलते हैं, अंडर beneath here means under the boughs means branches of trees. तो when we have no time to stand under the branches, हम कभी भी वहां रुक कर branches के नीचे हमारे पास टाइम नहीं होता. टू स्टैंड एज लॉन्ग एज शीप एंड काउज. अगर वहां पर शीप्स एंड काउज ग्रेज कर रहे हैं या घूम रहे हैं या रेस्ट कर रहे हैं, वी डोंट हैव time at all to stare at them or to admire them. So this is the meaning of this stanza. Stanza 2. बच्चों आप नोट करेंगे कि जो पोएट है वो हमें बताना चाहता है कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि हम किसी चीज़ पर, किसी चीज़ को एडमायर कर सकें, किसी चीज़ को की तरफ ध्यान दे सकें और उसकी ब्यूटी को प्रेज कर सकें. तो हम इतने बिजी हैं आजकल की लाइफ में कि हमारे पास बिल्कुल भी किसी के लिए टाइम नहीं है. और इसी आइडिया को पोएट ने इस स्टैंजा में भी बताने की कोशिश की है. इसको यही यहाँ पर भी उसने एस्टैब्लिश किया है. नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास where squirrels hide their nuts in grass. No time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night. So no time to see when woods we pass. अगर हम किसी जंगल से, woods here means जंगल, तो अगर हम किसी जंगल से पास हो रहे हैं या जा रहे हैं वहां से, where squirrels hide their nuts in grass, तो हम इतनी इतनी प्यारी चीज को भी, हम इतनी ब्यूटीफुल चीज को भी एडमायर नहीं करते, हम इग्नोर कर देते हैं. स्क्विरल्स आपने देखी होंगी. स्क्विरल्स की जो एक्टिविटीज होती हैं वो इतनी ब्यूटीफुल होती हैं, अगर कभी आपने ध्यान से देखा हो तो दे आर सो ब्यूटीफुल कि अगर हम एक बार स्क्विरल की तरफ ध्यान से देखना शुरू कर दें तो हम काफी देर तक उसको देख सकते हैं. तो अगर स्क्विरल्स जो कि इतना इंटरेस्टिंग काम कर रही हैं, जो ग्रास में नट्स को हाइड कर रही हैं. बच्चों आपको पता है एनिमल्स अपने हार्ड टाइम्स के लिए
फूड कलेक्ट करके स्टोर करते हैं। तो स्क्विरल्स भी ऐसा करती हैं, वो भी नट्स को ग्रास के अंदर हाइड कर देती हैं कि जब बहुत कोल्ड वेदर होगा या एक्सट्रीम वेदर्स में जब वो निकल के उन्हें खाना नहीं मिल पाता या वो नहीं ढूंढ पाती हैं, तो वहां से फिर वो उसको निकाल के उसको यूज करती हैं। तो इतना, और वो जो स्क्विरल्स की जो एक्टिविटीज होती है वो इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं कि अगर आप एक बार देखने लग जाओ तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बट आज के टाइम में व्हाट पोएट इज ट्राइंग टू से इज दैट देयर इज नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास। अगर हम वुड से पास कर रहे हैं, वी डोंट हैव एनी टाइम टू सी इवन द ब्यूटी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ स्क्विरल ऑफ हाइडिंग देयर नट्स इन ग्रास। अगर स्क्विरल ग्रास के अंदर नट्स भी छुपा रही है, हाइड कर रही है, तो हम उसको भी नहीं देखते हैं। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट। अगर डे लाइट है, बहुत ज्यादा डे लाइट है, और उसमें स्ट्रीम्स जो होती हैं, जो रिवर्स होती हैं फुल ऑफ स्टार्स, वो इतनी शाइन करती हैं क्योंकि डे लाइट है। डे लाइट जब रिवर के वाटर में, जो क्लियर वाटर होता है, उस पे जब पड़ती है तो वो इतनी शाइन करती है, ऐसा लगता है कि उसके अंदर भी बहुत सारे स्टार्स हैं, क्योंकि उसके अंदर वो वाटर इतना क्लीन होता है, उसके अंदर की सारी चीजें दिखाई देती हैं। एंड इवन जो सनलाइट जब उस वाटर पे पड़ता है तो वो इतना शाइन करती हैं कि इट सीम्स एज इफ देयर आर स्टार्स अंडर द वाटर। तो इतना शाइन कर रहे होते हैं, लाइक स्काईज इन एट नाइट। जिस तरह से स्काई रात में शाइन करता है, उसी तरह से वो भी हमें शाइन करती दिखाई देंगी अगर हम उनको देखेंगे। बट वी डोंट केयर इवन कि क्या चल रहा है हमारे आसपास, क्योंकि वी आर सो बिजी इन दैट। Now this is stanza 3. So let me read the lines. No time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began. तो बच्चों, यहाँ पर जो पोएट है, what he is trying to do is he is describing, he has symbolized the beauty of nature विद द डांसिंग ब्यूटी। जिस तरह से एक डांसर है, एक ब्यूटीफुल डांसर डांस करती है, तो हमें उसके लेग्स कितनी ब्यूटीफुली मूव कर रहे हैं, उसके वो जो सॉन्ग गा रही है, लिप्स उसके कितने ब्यूटीफुली वो सॉन्ग को गा रहे हैं, और वो क्या गा रहे हैं अगर हम सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह जो नेचर है वो भी ब्यूटीफुल गर्ल की तरह डांस कर रहा है। जो जब रेन रेन आती है, रेनफॉल होती है, जब हवा चलती है, बहुत कूल ब्रीज ब्लो करती है, तो जो हमारे जो ट्रीज हैं वो इतने स्मूथली शेक कर रहे होते हैं कि वो देखकर ही बहुत सुंदर लगता है, एक डांसिंग गर्ल की तरह दिखते हैं। सो वो भी देखने का हमारे पास टाइम नहीं है। नो टाइम टू टर्न, दैट मीन्स वी डोंट हैव एनी टाइम टू स्टॉप एट ब्यूटीज ग्लांस। ब्यूटी के जो लुक है उसको देखने के लिए भी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, और हम रुकते नहीं हैं कि हमारे आसपास कितना नेचर जो है वो कितना ब्यूटीफुल है। एंड वॉच हर फीट, और इस ब्यूटी का के जो फीट हैं उनको भी हम नहीं देखते कि वो हाउ दे कैन डांस, किस तरह से वो डांस कर रहे हैं, किस तरह का मूवमेंट वो शो कर रहे हैं। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच। हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता ये देखने के लिए कि किस तरह से जो जो स्माइल उसकी माउथ पर आई है वो किस तरह से इम्प्रूव होते होते उसकी आईज तक चली गई, और आईज भी उसकी स्माइल करना शुरू हो गई हैं। कि बच्चे आप इमेजिन करिए कि एक नेचर जो है वो डांसिंग ब्यूटी की तरह है। जब पेड़ हिलते हैं तो वो ऐसा लगता है कि फीट जो है वो डांस कर रहे हैं, और जब रेनफॉल होता है और जब चारों तरफ पूरा जो एनवायरनमेंट है वो सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है, एक साथ आ जाता है और एक ब्यूटी को शो करता है, तो इस तरह से लगता है कि नेचर जो है वो स्माइल करने की कोशिश कर रहा है। जो नेचर की हर चीज धीरे धीरे करके स्माइल करने लग जाती है। जैसे एक डांसिंग ब्यूटी को अगर हम देखते हैं तो उसके माउथ से लेकर आईज तक कैसे स्माइलिंग, पूरा फेस स्माइल करने लगता है, इसी तरह नेचर की हर चीज स्माइल करने लगती है। ये देखने का भी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। So these are the last two lines of the poem, and we can say these are the concluding lines. A poor
life this is, full of care, we have no time to stand and stare. बच्चों पोएट ने लास्ट में वही लाइन रिपीट की है, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, ही हैज एस्टैब्लिश्ड द ट्रूथ कि पोएट का ये मानना है कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है किसी चीज़ को स्टैंड करके एडमायर करने का, और वही लास्ट में भी उन्होंने उसी व्यू पॉइंट को रखा है। और फर्स्ट लाइन में पोएट ने हमें कहा था कि किस तरह की ये लाइफ है, फुल ऑफ केयर, हमेशा हम केयर करते रहते हैं। बट लास्ट लाइन में पोएट ने उसी लाइफ को पुअर कहा है। पुअर मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो हम पुअर होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर पुअर का मतलब फाइनेंशियली पुअर नहीं है हम, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, हमारे पास टाइम नहीं है। और अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो दैट मीन्स हम लाइफ को, लेजर टाइम को एंजॉय नहीं कर सकते, और जब हम लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर सकते तो फिर हमारे लिए लाइफ में और रह क्या जाता है। तो दैट मीन्स वी आर सो पुअर दैट वी आर नॉट even, we don't have any time to enjoy this life, a poor life this is, means हम अपनी लाइफ को जब enjoy ही नहीं कर रहे तो वो हमारे लिए एक poor life है, full of care, full of worries, we have no time to stand and admire. So children, आपको समझ आया होगा कि किस तरह से पोएट ने इस बात को स्ट्रांगली इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि ये बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं होता और हमारी लाइफ वेस्ट है। सो नाउ लेट्स सी द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम। तो बच्चों पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कि पोएम को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देते हैं, बहुत सुंदर बना देते हैं। पोएट, वैसे तो पैराग्राफ और पोएम में क्या डिफरेंस होता है, पोएम को हम गा सकते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं जो कि उस पोएम को हमें गाते हुए बहुत सुंदर लगती हैं। सो आप देखेंगे यहाँ पे राइमिंग स्कीम। सबसे पहले राइमिंग स्कीम क्या है, यहाँ पर मैंने कलर्स से आपको क्लियर करने की कोशिश की है कि जो वर्ड्स राइम कर रहे हैं मैंने उनको एक ही कलर में लिखा है। केयर स्टेयर, bows cows, pass grass, daylight night, glance dance, can began, care stare। तो ये हमारी राइमिंग स्कीम है। अगर हम इनको ए और इसको बी और इसको सी नाम दे दें तो ये हमारी राइमिंग स्कीम बन रही है। ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ एंड अगेन ए। जो फर्स्ट टू लाइंस के जो लास्ट वर्ड्स हैं वही लास्ट में भी रिपीट हुए हैं। तो दैट मीन्स ए हमने यहाँ पे रिपीट कर दिया है। तो दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इज एलिटरेशन। एलिटरेशन मीन्स जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड है अगर वो बार बार रिपीट होता है तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है किस किस लाइन में एलिट्रेशन यूज्ड हुआ है। स्टैंड एंड स्टेयर, बीनीथ एंड बोज, व्हेन वुड्स वी, तो ब साउंड यहाँ रिपीट हुआ है, यहाँ ब, यहाँ स्ट, यहाँ पे ट। तो ये सारे मैंने एलिट्रेशंस यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं। सो यू विल बी एबल टू recall this whenever you again read the or watch the video. And the third is personification। personification का मतलब होता है कि किसी इन एनिमेट थिंग को या नॉन लिविंग थिंग को अगर हम ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। और यहाँ पर ये जो मैंने लाइंस, 3 लाइंस डिफ्रेंशिएट करी हैं, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है कि नेचर को जो पोएट है उसने नेचर को एक ब्यूटीफुल गर्ल की तरह डिफाइन किया है। वहाँ पे नेचर को एक ब्यूटीफुल गर्ल बताया है जो कि डांस कर रही है। तो दिस इज पर्सोनिफिकेशन। सो स्टूडेंट्स, आई होप you would have understood the poem, and now when you will read this poem again you can enjoy it more meaningfully. So thank you for watching this video, and these are some of the URLs with the help of which I have made this video. Okay, so thank you children.